में जान लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर ना, जब सिकंदर यहाँ से गया था, कहाँ से, जब सिकंदर सिकंदर भारत से गया था, तो वह अपना जो विजित प्रदेश था उसको वो 3 भागों में बांट गया था। ठीक है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था। ठीक है। और इसका जो अधिकार क्षेत्र था, इसका जो अधिकार जो क्षेत्र था भाई, वो कहां पर था, ये है ना, पश्चिमोत्तर भारत बोला जाता है। ठीक है। तो पश्चिमोत्तर भारत पर इसका अधिकार था, किसका, सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है। तब जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, तब इसने एक एक करके सभी जितने मतलब गढ़ थे उनको वो जीतता चला गया। ठीक है। और जितने उसने मतलब जितने भी राज्य थे सभी को उसने जीत लिया। उसके बाद उसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और इसे सेल्यूकस निकेटर की दास्ता या गुलामी कहे, उससे इसको आजाद कराया था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको भाई सेल्यूकस निकेटर से इसने युद्ध किया। ठीक है। और युद्ध के फलस्वरूप इन दोनों में बाद में संधि हो गई। ठीक है। बाद में समझौता हो गया। तब सिकंदर ने इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दिए उपहार स्वरूप, और इसी के साथ साथ पूर्वी अफगानिस्तान का जो हिस्सा था, पूर्वी अफगानिस्तान का हिस्सा, और यहाँ पर सिंध में बलूचिस्तान जो था, बलूचिस्तान का जो हिस्सा था पाकिस्तान में, और सिंधु का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है। सिंधु का पश्चिमी क्षेत्र, ये इसको चंद्रगुप्त मौर्य को इसने दे दिए। और इसी के साथ इसने अपनी पुत्री, तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। पढ़ने वाले चैनल में मैं से शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक हमने अपनी क्लास 6 अपनी कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने ईरानी एवं मकदूनियाई आक्रमण के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद जो आज की हमारी क्लास होने वाली है वो होगी मौर्य साम्राज्य से संबंधित। ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने अपने चैनल पर यूपी आरओ एआरओ एवं एसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज की शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये हमारी जो 7वीं क्लास है, इसमें भी हमारा वही सेम मेथड रहने वाला है। एक क्वेश्चन कराऊंगा, उससे कई अनेक प्रकार के प्रश्नों के निर्माण और उनके उत्तर हम यहाँ पर बताएंगे। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कृपया वीडियो को आप पूरी देखा करिए, तभी आपकी समझ आएगा। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी आज की क्लास की। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है। दोस्तों, सेंड्रोकोट्स की बात की जाए तो ये ना एक उपाधि है एक प्रकार की। ठीक है। सेंड्रोकोट्स उस समय क्या था, गंगा के क्षेत्र में एक राजा हुआ था, प्रसिद्ध राजा, जिसने लगभग समस्त उत्तर भारत को जीत लिया था उस समय। तो इसके बारे में वैसे तरह तरह की मतलब प्रचलित धारणाएं है लोगों की, सही इसका उल्लेख कुछ भी नहीं है, कहीं भी नहीं। ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, सर विलियम जोन्स, स्ट्रैबो, एरियन, इनमें से सभी। ठीक है। तो दोस्तों बताइए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है। ये चंद्रगुप्त मौर्य कौन था भाई। देखे, जैसे कि मैंने आपको बताया, बौद्ध धर्म में भी आपने पढ़ा था कि ना 10 गणराज्य थे उसमें। ठीक है। 10 गणराज्य थे, जिसमें से एक जो प्रसिद्ध था वो था भाई पिपलीवन का मौर्य। पिपलीवन के मौर्य। ठीक है। ये एक जाति थी वहां पर, पिपलीवन के मौर्य। जो ये क्षेत्र था, ये गोरखपुर की तराई में रहते थे। गोरखपुर की जो तराई का जो क्षेत्र है ना, नेपाल के तराई इलाके में, गोरखपुर जो हमारा यूपी का जिला है, उसके इलाके में ये पड़ता था इनका गणराज्य पिपलीवन का। ठीक है। तो वहां पर ये मौर्य जाति के लोग रहते थे। बताया जाता है अलग अलग ग्रंथों में, जैसे बौद्ध धर्म के दिव्यादान ग्रंथ है, ठीक है, और महावंश में भी इस बारे में उल्लेख किया गया है
कि चंद्रगुप्त की जो माता थी उसका नाम था मुरा। ठीक है, क्या नाम था भाई? मुरा। चंद्रगुप्त की जो माता थी उसका नाम था मुरा, और ये ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार इसकी माता शूद्र जाति की थी। किस जाति की थी भाई? शूद्र की। तो ये इसकी माता थी मुरा, ठीक है, शूद्र जाति की थी, और ये नंदों के रनिवास में उस समय रहती थी। नंद, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, जो पिछली क्लास हमने की थी उसमें नंदों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, नंद वंश का शासन स्थापित हो गया था। किसने उसकी स्थापना की थी भाई? महापद्म नंद ने। ठीक है, उसके बाद फिर सबसे जो प्रतापी जो राजा हुआ था उनमें, वो कौन था? घनानंद। घनानंद एक बहुत ही क्रूर शासक था और निर्दयी था ही। ठीक है, जनता पर तरह तरह के तो इसने कर अधिरोपित कर दिए थे। तो कहने का आशय है कि जनता इससे पूरी तरह से त्रस्त आ चुकी थी और एक नए परिवर्तन की तलाश में थी। उसी समय कहा ही जाता है कि चाणक्य चाणक्य नाम के एक व्यक्ति जो उनकी दरबार में रहा करते थे, उसका इसने अपमान किया था। तब चाणक्य ने यह शपथ ली थी कि वह नंदों का समूल विनाश कर देगा। चाणक्य जो था, चाणक्य ये एक ब्राह्मण धर्म से संबंध ये रखता था। ठीक है, ये कौन था? ब्राह्मण था ही। और चाणक्य का अगर दूसरा नाम आप देखें तो ये था भाई कौटिल्य। ठीक है, इसका एक और नाम मिलता है विष्णुगुप्त। क्या मिलता है? विष्णुगुप्त। इसी ने ही अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना की। क्वेश्चन में पहले आ जाता था कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की, तो आप क्या बताएंगे? कौटिल्य ने, विष्णुगुप्त ने, या चाणक्य ने। ठीक है, अर्थशास्त्र ये वाला नहीं है जो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इस अर्थशास्त्र में राजा, ठीक है, राजा का प्रशासन से संबंधित सभी विषयों के बारे में इसमें लिखा गया है। और मौर्य, खासकर स्पेशल जो लिखा गया है ना, वो मौर्य वंश से संबंधित इसके बारे में लिखा गया है। ठीक है, और राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, ठीक है, राजा के प्रशासन के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है और जो विस्तार से बताया गया है। ठीक है, तब चाणक्य ने शपथ ली थी कि वह नंदों का समूल विनाश कर देगा। उस समय नंद जो बताए जाते हैं वो भी शूद्र बताए जाते थे वैसे तो किसी कुछ ग्रंथों में, लेकिन बात कर रहे हैं इतिहास की, तो वैसे तो प्रमाणिक तो कुछ भी नहीं मिल पाता वैसे तो। ठीक है, तो प्रमाणिकता जो रहती है ना, ऐतिहासिक जो मतलब इतिहास के जो विषय है, इतिहास के बारे में जो बताया गया है विभिन्न ग्रंथों में या किसी पुस्तक में, वो मात्र आप ये मान सकते हैं कुछ हद तक काल्पनिक उसमें मान सकते हैं, लेकिन कुछ उसमें वास्तविकता भी है। तो उसमें बताया गया है कि नंद जो थे वो भी क्या थे? शूद्र थे। तो इसके बारे में तरह तरह की भ्रांतियां ये थी कि चाणक्य ने यह शपथ ली थी कि एक शूद्र का वह शूद्र के द्वारा ही उसका विनाश कराएगा। तो तब चाणक्य एक खोज में थे उस समय, तो उनकी जो भेंट हुई वो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य से हुई। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त मौर्य की माता का नाम क्या था? मुरा। इससे ही पैदा हुए थे। तब मुरा से इनका जो गोत्र था वो मौर्य बन गया, और उसके बाद इनका जो नाम पड़ा वो था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, इसको पालीब्रोथम भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पालीब्रोथम या पाटलिपुत्रक, या पाटलिपुत्रक, यानी कि मगध राज्य की साम्राज्य की जो राजधानी थी पाटलिपुत्र थी, और पाटलिपुत्र का जो अर्थ हुआ वो हुआ पाटलिपुत्र का राजा, पाटलिपुत्र का महाराज या सम्राट। ठीक है, तो वही बात आती है किसने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा है, तो सर विलियम जोन्स ने, स्ट्रैबो ने, एरियन ने, इनमें से सभी। तो इसका जो उत्तर है वो होगा भाई इनमें से सभी। तो इन तीनों ने इसको सेंड्रोकोट्स कहा है। और चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो ये
322 ईसा पूर्व में भाई गद्दी पर बैठ गया था। ठीक है, कब बैठा था ये? 322 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठ गया था और इसने लगभग 273 ईस्वी तक इसने ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? आपके पास ऑप्शन है भाई, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, बी ऑप्शन है आपका सेल्यूकस निकेटर, सी है आपका मेगास्थनीज, या डी ऑप्शन है आपका चाणक्य। दोस्तों दूसरा आपका जो क्वेश्चन है वो है, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक इनमें से कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, सेल्यूकस निकेटर, मेगास्थनीज या चाणक्य। ठीक है, बताइए। तो ये जो पुस्तक थी भाई इंडिका, इसमें ना, इसमें मौर्य साम्राज्य और मौर्य प्रशासन से संबंधित प्रशासन, मौर्य प्रशासन के बारे में इसमें विस्तार से लिखा गया था। ठीक है, कि मौर्य साम्राज्य में क्या कैसे प्रशासनिक इकाइयां थी। ठीक है, कौन किस विभाग का अध्यक्ष होता था अतिरिक्त। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका चंद्रगुप्त मौर्य, नहीं ये तो नहीं था। सेल्यूकस निकेटर, देखिए सेल्यूकस निकेटर ये कौन था, इसके बारे में जान लेते हैं। सेल्यूकस निकेटर ना, जब सिकंदर यहां से गया था, कहां से, जब सिकंदर सिकंदर भारत से गया था, तो वह अपना जो विजित प्रदेश था उसको वो 3 भागों में बांट गया था। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सबसे योग्य सेनापतियों में से एक था। ठीक है, और इसका जो अधिकार क्षेत्र था, इसका जो अधिकार जो क्षेत्र था भाई, वो कहां पर था, ये है ना पश्चिमोत्तर भारत बोला जाता है। ठीक है, तो पश्चिमोत्तर भारत पर इसका अधिकार था, किसका, सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, तब जब चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर बैठा, तब इसने एक एक करके सभी जितने मतलब गढ़ थे उनको वो जीतता चला गया। ठीक है, और जितने उसने मतलब जितने भी राज्य थे सभी को उसने जीत लिया। उसके बाद उसने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया और इसे सेल्यूकस निकेटर की दास्ता या गुलामी कहे उससे इसको आजाद कराया था। इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने, इसको भाई सेल्यूकस निकेटर से इसने युद्ध किया। ठीक है, और युद्ध के फलस्वरूप इन दोनों में बाद में संधि हो गई। ठीक है, बाद में समझौता हो गया। तब सिकंदर ने इस संधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दिए उपहार स्वरूप, और इसी के साथ साथ पूर्वी अफगानिस्तान का जो हिस्सा था, पूर्वी अफगानिस्तान का हिस्सा, और यहाँ पर सिंध में बलूचिस्तान जो था, बलूचिस्तान का जो हिस्सा था पाकिस्तान में, और सिंधु का पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, सिंधु का पश्चिमी क्षेत्र ये इसको चंद्रगुप्त मौर्य को इसने दे दिए, और इसी के साथ इसने अपनी पुत्री, जिसका नाम था हेलेना, सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया इसके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और एक प्रकार से राजनीतिक संबंध इसने स्थापित किए। ठीक है, अपने आप भी इसी के दरबार में आकर वो रहने लगा, और इसके बावजूद
इसने एक अपना जो इसका राज दरबार में रहता था यूनानी राजदूत था, वो यूनानी राजदूत, नाम था मेगास्थनीज। ठीक है भाई। तो अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है मेगास्थनीज जो था वो किसके दरबार में रहता था, तो आप क्या बताएंगे? सेल्यूकस निकेटर के। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि सेल्यूकस निकेटर ने मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा, तो आप बताएंगे चंद्रगुप्त मौर्य की। हेलेना की शादी, हेलेना इसकी जो पुत्री थी, इसने इसका विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, और उसके बावजूद इसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में बतौर राजदूत के तौर पर इसने भेजा। ठीक है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। और इसी ने ही एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। ठीक है भाई। इसने एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। इंडिका में इसने मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से लिखा था। इसने तरह तरह के वहां पर रीति रिवाज, परंपराएं, प्रशासनिक सुविधाएं, ठीक है, और विभागों के अध्यक्ष के बारे में विस्तार से इसने इसमें जानकारी दी है। इसलिए इस चीज को भी बताया कि सम्राट के बाहर आने पर उसे मतलब एक सोने की पालकी में बैठाया जाता था, और उसके चारों तरफ जो सैनिक चलते थे उसमें एक छत्र लेकर चलते थे, जिसके राजा के चारों तरफ एक प्रशिक्षित तोते का झुंड भी मंडराता रहता था। खाने जब राजा का जो खाना बनता था, तो खाना तैयार होने के बावजूद सम्राट को भोज उसका देने के पहले उसको पहले चखा जाता था कि इसमें कोई जहर इत्यादि कुछ मिला तो नहीं है। ठीक है। उसके बाद ही वो राजा को ग्रहण के लिए दिया जाता था। तो इस प्रकार इसने मेगास्थनीज ने कुछ इस तरह की इंडिका में जानकारी दी थी। ठीक है भाई। चलिए, तो इसका जो आंसर हो गया भाई मेगास्थनीज। ठीक है। ये एक यूनानी राजदूत था। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 3। मौर्य शासन मौर्य शासन व्यवस्था में जिला प्रशासन जिला प्रशासन का प्रमुख कौन था, यह कौन होता था? फर्स्ट ऑप्शन है समाहर्ता, दूसरा है खावर्टिक, द्रोणमुख, स्थानीय। आपका अगला क्वेश्चन है भाई, मौर्य शासन व्यवस्था में जिला प्रशासन का प्रमुख कौन होता था? समाहर्ता, खावर्टिक, द्रोणमुख, और डी ऑप्शन है आपका स्थानीय। देखिए, समाहर्ता कौन होता था? देखिए, सबसे पहले बात कर ली जाए, मौर्य प्रशासन जो तंत्र था वो एक ग्रिड प्रणाली में था, यानी कि शीर्ष पर कौन होते थे? यहाँ पर मंत्री होते थे, और उसके बाद अन्य विभागों के यहाँ पर अध्यक्ष होते थे, इसके नीचे इसके मंत्रियों के। तो भाई जो मौर्य साम्राज्य था वो कई प्रांतों में वो विभक्त किया गया था। ठीक है। और कई प्रांत भी कई जिलों में उसको बांटा गया था। फिर जिलों के नीचे होते थे, उसमें कई तरह के स्तर थे। जो जिले का
जिला प्रशासन का सबसे जो बड़ा अधिकारी होता था वो होता था भाई समाहर्ता। समाहर्ता आईएएस रैंक के बराबर होता था। जैसे आज के तौर पर आईएएस यानी कि जिलाधिकारी होता है, ठीक है, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कौन होता है, जिलाधिकारी, ठीक है। उस समय समाहर्ता संपूर्ण जिले का सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी ये होता था, ठीक है, और ये जिले स्तर पर मुख्य अधिकारी माना जाता था। उसके बाद बात करते हैं स्थानीय की, ठीक है। तो स्थानीय जो है वो जिलों का प्रमुख होता था भाई, ठीक है, ये जिला प्रमुख होता था जो समाहर्ता के देख रेख में कार्य करता था, यानी कि समाहर्ता इसके कार्यों पर निगरानी रखता था। और स्थानीय में 800 गांवों की जिम्मेदारी आती थी, 800 गांवों की, ठीक है। कितने आते थे इसमें, 800 गांव, किसके अंतर्गत, स्थानीय के। उसके बाद जो इकाई थी दूसरी वो थी भाई द्रोणमुख, ठीक है, कौन सी की, द्रोणमुख, जिसके अंतर्गत 400 गांव आते थे, ठीक है। उसके बाद खावर्टिक होता था, खावर्टिक में 200 गांव आते थे, ठीक है, खावर्टिक 200 गांव का ये मुख्य होता था। और वहीं अगर बात की जाए 100 गांवों की, तो 100 गांवों को मिलाकर एक संग्रहण बनता था भाई, संग्रहण या संग्राहक, ठीक है, संग्रहक या संग्राहक आप बोल सकते हैं, ठीक है। 100 गांवों की इसको जिम्मेदारी दी जाती थी। अब उसके बाद ग्राम ग्राम जो है वो सबसे छोटी इकाई होती थी, यानी कि गांव, ठीक है। और गांव का जो अधिकारी होता था वो होता था ग्रामिक, ठीक है, ग्रामिक। ग्रामिक के कार्यों की देखभाल गोप नामक एक अधिकारी करता था, गोप नामक अधिकारी, ध्यान देना, गोप, ठीक है। ये जो गोप होता था ये ग्रामिक की सहायता करता था। और गोप की एक गोप की जिम्मेदारी 10 गांवों की होती थी। एक गोप 10 गांव देखता था। स्थानीय देखता था 800 गांव, वहीं द्रोणमुख के अंतर्गत होते थे कितने, 400 गांव, 400 गांव। उसके बाद खबरटिक को 200 गांव की जिम्मेदारी दी जाती थी। उसके बाद अगर बात की जाए 100 गांवों की, तो 100 गांवों से मिलकर एक संग्रहण बनता था, ठीक है, उसका जो अध्यक्ष होता था वो संग्राहक होता था। उसके बाद ग्राम यानी कि गांव जो है सबसे छोटी इकाई होती थी मौर्य प्रशासन में, और गांव का जो अध्यक्ष होता था वो होता था ग्रामिक। ग्रामिक के कार्यों की जो देखभाल करता था वो होता था भाई गोप, ठीक है। एक गोप की जो जिम्मेदारी थी वो 10 गांवों को देखता था गोप। जैसे हमारे आज के जो शासन में, ठीक है, आज के जो भारतीय जो सरकार की जो व्यवस्था में है ना, राज्य सरकार की जो व्यवस्था में गांव का सरकारी जो अधिकारी होता है गांव के कार्यों की देखभाल करता है, सरकारी जो योजनाएं होती है निगरानी उस पर रखता है। ग्रामीण स्तर पर कौन होता है, वो ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, यानी कि वीडियो होता है। वही उस समय क्या होता था, ये गोप होता था। आज के टाइम में ग्रामीण विकास अधिकारी एक या एक से अधिक गांव की निगरानी करता है, लेकिन गोप को 10 गांवों की जिम्मेदारी इसमें दी जाती थी, ठीक है भाई। चलिए, तो इसका जो आंसर होगा मौर्य शासन व्यवस्था में जिला प्रशासन का जो प्रमुख होता था, प्रमुख, ध्यान देना, जिला प्रशासन का प्रमुख वो होता था भाई स्थानीय, ठीक है। और जिला प्रशासन का जो कार्यों की जो देखरेख करता था वो होता था समाहर्ता। एक और इसमें महत्वपूर्ण पद आता है, वो होता है भाई प्रदेष्टा का, ठीक है। प्रदेष्टा भी ग्रामीण स्तर पर समाहर्ता की मदद करता था, अन्य सभी की, ठीक है। तो प्रशासन एक प्रकार से न्यायाधीश हुआ करता था, ठीक है, एक प्रकार का एक न्यायाधीश स्तर का ही अधिकारी मान सकते हो, न्यायाधीश स्तर का या न्यायाधीश। क्योंकि प्रदेष्टा के बारे में अतिरिक्त सोर्स से हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि प्रदेष्टा का जो पद था वो क्या था। मैंने इसके बारे में
जैसे इसके बारे में खोज भी की तो केवल इतना बताया गया कि ये एक न्यायाधीश का पद होता था, प्रतिष्ठा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है भाई आपका, ग्रामीण कार्यों का प्रबंधन कौन सा अधिकारी देखता था? मैंने आपको बता दिया गोप होता था। ठीक है, तो इसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा प्रश्न हो गई? इनके नंबरिंग गलत हो गई है। 1 2 3 4, ये 5वां क्वेश्चन है क्या भाई? ये है 5वां क्वेश्चन। मौर्य काल में, मौर्य काल में सैनिक, सैनिक प्रशासन, सैनिक प्रशासन के लिए एक परिषद होती थी जिसमें अधिकारियों की संख्या, तो भाई इसने कहा है मौर्य काल में ना सैनिक प्रशासन के लिए एक परिषद होती थी जिसमें अधिकारियों की संख्या थी। ये आपका 5वां क्वेश्चन है। कितनी होती थी? इसमें ऑप्शन दिया 30, 5, 6 और 4। ठीक है, तो देखिए सैनिक प्रशासन के लिए इसमें एक परिषद होती थी जिसमें कुछ अधिकारी लोग होते थे, वो अलग अलग समितियों में हर विभाग का ही अध्यक्ष होते थे। तो अगर हम कुल बात करें तो इसमें ना कुल जो समिति थी मौर्य प्रशासन में, कुल समितियों की जो संख्या थी वो थी भाई 6। ठीक है, कितनी थी? 6। जैसे पहली समिति की बात की जाए तो पहली समिति किस चीज का कार्यभार देखती थी, इस पे किस चीज का जिम्मा होता था? ये उद्योग व शिल्पी, जो उद्योगपति व शिल्पी होते थे, शिल्पकार होते थे, उन पर ये निगरानी करती थी। वही दूसरी जो समिति होती थी, ये पहली थी, ये दूसरी। दूसरी समिति विदेशी जो आते थे, पर्यटक घूमने आते थे, तो विदेशियों के आवाजाही पर ये निगरानी रखती थी। ठीक है भाई। वही तीसरी जो समिति होती थी, तीसरी समिति जन्म मरण का ये ब्यौरा रखती थी, जन्म मरण का ये ब्यौरा रखती थी। चौथी जो समिति थी वो व्यापार व वाणिज्य, ठीक है, व्यापार व वाणिज्य पर, वाणिज्य को ये देखती थी। ठीक है, पांचवा जो था, पांचवी जो समिति थी वो वस्तुओं की विक्रय पर ये निगरानी करती थी, विक्रय पर ये निगरानी किया करती थी। और छठी जो लास्ट की जो समिति थी उसका क्या काम था? ये बिक्री कर को वसूली करती थी, बिक्री कर वसूल करना। ठीक है, तो मैंने बताया कुल समितियां थी 6, जिसमें पहली समिति थी उद्योग व शिल्पी की ये निगरानी रखती थी। दूसरी जो समिति थी विदेशों के आवाजाही पर ये निगरानी रखती थी, कितने विदेशी आए और कितने गए। तीसरी जो समिति थी वो थी जन्म मरण का ये ब्यौरा रखती थी। चौथी समिति व्यापार व वाणिज्य की निगरानी करती थी। वहीं पांचवी समिति विक्रय पर निगरानी रखती थी।
कि अब तक जो माल की जो सेल्स हुई है वो कितनी हुई है या कैसे हुई है। उसी प्रकार जो छठी समिति थी वो सेल्स टैक्स वसूल करती थी, यानी कि बिक्री कर की ये वसूली इसके जिम्मे थी। ठीक है, तो ये 6 समिति होती थी और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। कितने होते थे भाई? प्रत्येक समिति में ना 5 सदस्य हुआ करते थे और टोटल अगर हम बात की जाए तो 5 को 6 से गुणा कर दो, क्या आ गया? 30। तो इसमें से आंसर क्या है? 30। ठीक है, तो मौर्य काल में सैनिक प्रशासन के लिए जो परिषद होती थी उसमें अधिकारियों की संख्या 30 हुआ करती थी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। छठा क्वेश्चन, मौर्य काल में भू राजस्व की दर होती थी, कितनी होती थी भाई? मौर्य काल में भू राजस्व की जो दर थी वो कितनी होती थी भाई? 1/2 से 1/3 बी है, 1/4 से 1/6 से 1/4, सी होती थी 1/10, डी होती थी 1/3 से 1/5 से 1/3। क्वेश्चन है आपका, छठा क्वेश्चन है, मौर्य काल में भू राजस्व की दर कितनी होती थी, ये पूछा है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है आपके पास ऑप्शन 1/2 से 1/3, 1/6 से 1/4, 1/10 या 1/5 से 1/3। आप कहेंगे कि मैंने उल्टा क्यों लिखा है 1/6 से 1/4, तो इसमें से ज्यादा कौन सा होता है? ज्यादा यही तो होता है ना। ठीक है भाई, मैथ में पढ़ाया ना आपने भिन्न, तो ये छोटा होता है ना 1/6 से 1/4। ठीक है, इसलिए लिखा है, यहाँ पर मैंने वैसे लिख दिया। लो इसको भी सही कर लो, 1/3 से 1/2। ठीक है, तो ये 1/10, 1/5 से 1/3। तो भाई कौन सी होती थी बताइए? भू राजस्व की दर क्या होती थी, यानी कि किसानों से जो लगान स्वरूप जो कर वसूला जाता था उसकी जो दर होती थी वो कितनी होती थी भाई? 1/6 से 1/4 ये हुआ करती थी। और उन्हीं किसानों से अक्सर टैक्स लिया जाता था जिन्हें सिंचाई की सुविधा राज्य की ओर से प्रदान की जाती थी। ठीक है, राज्य की ओर से सिंचाई व्यवस्था जिन किसानों को दी जाती थी केवल उन्हीं से टैक्स की वसूली की जाती थी लगान के तौर पर। तो ये भू राजस्व की जो दर बात की जाए कितनी थी? 1/6 से 1/4। चलिए सातवां क्वेश्चन है, कौन अमित्र घात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कौन अमित्र घात के नाम से जाना जाता है, जाना जाता था? के पास ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सी है आपका बिंदुसार, डी है आपका कर्नाटक। क्वेश्चन है आपका अगला, कौन अमित्र घात के नाम से भाई
जाना जाता था। ठीक है, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या खल्लाटक। अशोक की बात की जाए तो ये बिंदुसार का लड़का था, बिंदुसार का ये पुत्र था। ठीक है, किसका? बिंदुसार का पुत्र, यानी कि अशोक महान, ये वही था। चंद्रगुप्त मौर्य ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। खल्लाटक, खल्लाटक कौन होता था? देखिए, ध्यान दीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद यानी कि चंद्रगुप्त कब बैठा था भाई? 322 से और 273 तक। तो यानी कि 273 में ना गद्दी पर कौन बैठ गया था फिर? उसका उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी कि बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार गद्दी पर बैठ गया था। और बिंदुसार की जो विधानसभा होती थी उसमें 500, जो इसकी मंत्री परिषद थी, सॉरी, बिंदुसार की जो मंत्री परिषद थी ना उसमें 500 सदस्य होते थे, 500 सदस्य। बिंदुसार की मंत्री परिषद में 500 सदस्य हुआ करते थे, जिनका जो प्रमुख होता था उसको बोलते थे खल्लाटक। क्या बोलते थे? खल्लाटक। ठीक है, तो इसका जो सही जो आंसर है वो क्या होगा? बिंदुसार। बिंदुसार को ही अमित्रघात बोला जाता था, इसको अमित्र चेट्स भी बोला जाता था, ये भी लिख लीजिए, अमित्र चेट्स भी इसको बोला जाता था। और यही मद्रसार भी इसको कहा गया है। क्या कहा गया है? मद्रसार। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि मद्रसार किस पुराण के अनुसार इसको कहा गया है? तो आप बताएंगे वायु पुराण के अनुसार इसको कहा गया है। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है, ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो आप क्या बताएंगे भाई? मद्रसार। ठीक है, तो मद्रसार जो इसको बताया गया है वो वायु पुराण में बताया गया है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है भाई? बिंदुसार। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है भाई। सीरिया के सीरिया के शासक एंटियोकस, एंटियोकस प्रथम ने इसे राजदूत, राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा। डाइमेकस बी है आपका, मेगास्थनीज सी, हवेनसांग डी है आपका, डायोनीसियस। डायनोसियस। आपका क्वेश्चन है भाई, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने इसे राजदूत के तौर पे ना बिंदुसार के दरबार में इसने भेजा था। क्वेश्चन आपके डाइमेकस, मेगास्थनीज, हवेनसांग और डायनोसियस। तो बताइए, मेगास्थनीज के आपको पता ही है, किसने भेजा मेगास्थनीज को? सेल्यूकस निकेटर ने। कहां पर? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो ये तो है नहीं। हवेनसांग की बात की जाए तो ये एक चीनी यात्री था, चीनी यात्री था ये। ठीक है, और ये वर्धन वंश के
राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत हुआ था, तो ये भी नहीं है। उसके बाद डायनोसियस, इसकी जो बात की जाए, डायनोसियस ये भी एक क्या था, राजदूत था। ये भी एक राजदूत था, लेकिन डायनोसियस को किसने भेजा था? इसको मिस्र का एक राजा था, मिस्र का राजा था, क्या नाम था उसका? फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया टोलेमी सेकंड। डायनोसियस एक राजदूत था जिसको मिस्र के राजा फिलाडेल्फिया टोलेमी द्वितीय ने बिंदुसार के दरबार में भेजा था। किसको? डायनोसियस का। डायनोसियस को किसने भेजा था? मिस्र का जो एक राजा था फिलाडेल्फिया टोलेमी सेकंड, उसने डायनोसियस को बिंदुसार के दरबार में राजदूत के तौर पर भेजा था। ठीक है, लेकिन तो ये भी नहीं है। अब आते हैं डाइमेकस। डाइमेकस को सीरिया के जो शासक था एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के दरबार में राजदूत के तौर पर इसको भेजा था। तो हमारा जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? डाइमेकस। डाइ अब सीरिया के जो शासक है एंटियोकस प्रथम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सीरिया का जो शासक है ना एंटियोकस प्रथम, इससे बिंदुसार ने तीन चीजों की इससे याचना की थी। सबसे पहले बिंदुसार ने इससे मीठी मदिरा, उन तीन चीजों में क्या क्या थी? तीन चीजों की इससे मांग की थी। किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से। एक तो उसने मीठी मदिरा मंगाई थी, दूसरी एक सूखी अंजीर, और तीसरी एक मतलब एक दार्शनिक भेजने की इसने इससे गुहार की थी। ठीक है भाई, क्या क्या? एक दार्शनिक, एक सूखी अंजीर और एक मीठी मदिरा। तो सीरिया का जो शासक था बिंदुसार ने नम्रता पूर्वक उसको पत्र व्यवहार किया था कि भाई मुझे ये चाहिए, आप कृपया इन तीन चीजों को मेरे पास भेज जाने की कृपा करें। तो उसने पत्र व्यवहार किया था नम्रता पूर्वक। ऐसा नहीं कि उसको धमकी दी थी कि नहीं तेरे को भेजना ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसने नम्रता पूर्वक पत्र व्यवहार किया था। तब सीरिया के शासक ने क्या किया? केवल एक दार्शनिक को छोड़कर, ठीक है, सोफिस्ट होता था दार्शनिक, केवल एक सोफिस्ट को छोड़कर बाकी सूखी अंजीर और मीठी मदिरा बिंदुसार को इसने भेज दी। ठीक है भाई, तो ये हुआ था। तो इसका जो आंसर था वो क्या था भाई? डाइमेकस। चलिए, अगला क्वेश्चन है भाई, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावतान के अनुसार के अनुसार अशोक की पत्नी कौन थी? पहला ऑप्शन है देवी, बी है शिष्य रक्षिता, कारुबाकी, डी है देवनाम प्रिय। ठीक है भाई, देवनाम। आपको क्वेश्चन है भाई, बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक की पत्नी कौन थी? ठीक है, कुल मिलाकर इसकी जो पत्नी बताई जाती है वो तीन बताई जाती है। ठीक है, तो उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जो ये देवी थी ना, देवी इसकी पहली पत्नी थी। किसकी? अशोक की।
और ये विदिशा का जो राजा था श्रेष्ठी, उसकी ये पुत्री थी, श्रेष्ठी की पुत्री थी। कालांतर में इसी से इसके एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। पुत्र का नाम था महेंद्र और पुत्री का था भाई संघमित्रा। ठीक है, पुत्र का नाम महेंद्र और पुत्री का संघमित्रा। महेंद्रगढ़ जो है ना, ये रेलवे जोन है, महेंद्रगढ़ इसी के नाम पे था। ठीक है, तो इसने अशोक ने इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भी भेजा था। इस बात को भी नोट कर लीजिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इसने इसको श्रीलंका भेजा था। दूसरी बात करते हैं कारुवाकी की। ठीक है, कारुवाकी बौद्ध और जैन जो ग्रंथ है उसमें इसकी जो तीसरी पत्नी है उसका भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और ये एक इसका अभिलेख है, अभिलेख जो है वो मैं याद नहीं आ रहा है। तो जो ये इसका एक अशोक का जो अभिलेख था, ठीक है, उसमें इसका नाम कारुवाकी है और इसी को भी रानी का अभिलेख भी कहते हैं। रानी का अभिलेख भी इसी को वही कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात देवनाम प्रिय। देवनाम प्रिय ये अशोक का नाम था, पुराणों में इसको देवनाम प्रिय कहा गया, यानी कि देवताओं का प्रिय। इसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है भाई, तो ये कौन था भाई? तिस्सरक्षिता। बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान के अनुसार अशोक की जो पत्नी थी वो तिस्सरक्षिता थी। तो कुल मिलाकर इसकी 3 पत्नियों के बारे में बताया गया है। पहली देवी, दूसरी तिस्सरक्षिता और एक तीसरी थी, वो थी कारुवाकी। ठीक है, अशोक कौन थे? अशोक जो थे ये किसके? बिंदुसार के पुत्र थे। ठीक है, अशोक के बारे में ना एक कथा प्रचलित ही है। अच्छा, अशोक की माता का जो नाम है अक्सर बताते हैं कि सुभद्रांगी, आपने ही पढ़ा होगा। लेकिन सुभद्रांगी इतिहास में एक काल्पनिक नाम दिया गया है। इसके बारे में प्रमाणिकता कहीं से भी सिद्ध नहीं होती है कि इसकी माता का नाम सुभद्रांगी था। ठीक है, तो अशोक जिससे अशोक जैसे आप मैंने बताया सुभद्रांगी, चलो इसी को मान लेते हैं। तो इसके बारे में एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि मगध में ना एक ब्राह्मण हुआ करता था और ब्राह्मण जो था उसकी वो जो पुत्री थी उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि आपकी जो पुत्री है वो एक राजा से विवाह करेगी। ठीक है, तो उसके जो पिता थे उस लड़की के, जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी, यानी कि जो ब्राह्मण थे, इसका जो उल्लेख है ना वो गूगल पे मैंने देखा है, उसके बारे में सर्च किया है। उसके बारे में ये कथा दी गई है कि इसके जो पिता थे इसको लेकर फिर वो पाटलिपुत्र चले गए राजा के दरबार में। तो राजा भाई बहुत सारी मतलब रानियों को रखते थे। ठीक है, बहुत सारी रानी होती थी उनकी, लेकिन उसके अलावा कई और उनकी मतलब दासियां होती थी। ठीक है, तो उसने इसको उसके पास छोड़ दिया। किसको? सुभद्रांगी। तब सुभद्रांगी क्या थी? ये बहुत ही सुंदर थी। जो अन्य जो वहां पर स्त्रियां थी वो इससे ईर्ष्या करने लगी और इसको कहा, इसको बाल बनाना महाराज के और दाढ़ी बनाने का काम इसको सौंपा गया कि महाराज जो है वो आएंगे अपने शयन कक्ष में और इसके बाल और दाढ़ी बनाओ, तो वो आराम से फिर सो जाते हैं। इसको एक काम दिया गया था। किसको? सुभद्रांगी को। तो उसने ऐसा ही किया। कई वर्षों तक इस कार्य को वह करती रही और इस नाई के काम में वो एक नाई बन गई विशेषज्ञ, मतलब एक अच्छी नाई वो उस समय तक बन चुकी थी। तो उसने महाराज के केश यानी कि बालों को संवारना शुरू किया और अंत तक कई सालों तक मतलब वो उनको संवारते रही। तब महाराज ने प्रसन्न होकर उससे बोला कि तुम मुझसे एक वर या एक इच्छा अपनी मांग सकती हो। तब सुभद्रांगी ने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो
राजा ने उससे मना कर दिया कि मैं एक नाई की लड़की से शादी नहीं करूंगा, नाई की लड़की से मैं विवाह बिल्कुल नहीं करूंगा। तब सुभद्रांगी ने कहा कि मैं तो एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ, मुझे आपकी दासियों ने यह काम सौंपा था नाई का। उन्होंने कहा था कि महाराज प्रसन्न होंगे, और तब से मैं यही कार्य करने लगी। तब महाराज ने यानी कि बिंदुसार ने इसको इस कार्य करने से मना कर दिया और अपनी महारानी बना लिया, यानी कि इससे विवाह कर लिया। उसके बाद इसके बिंदुसार के जो राज्य दरबार में एक पिंगलवास नाम का एक आजीवक साधु रहता था। आजीवक जो एक संप्रदाय था जो बौद्ध और जैन धर्म के सापेक्ष ही जन्मा था। कौन था? आजीवक संप्रदाय। आजीवक आजीवक एक संप्रदाय था ये, और इसकी जो स्थापना की थी वो मखलीपुत्र गोसाल ने की थी। मखलीपुत्र गोसाल ने, ठीक है। ये आजीवक धर्म का संस्थापक था, और बिंदुसार भी आजीवक संप्रदाय को मानने वाला था। और इसके बाद इसमें पिंगलवास, मैंने बताया पिंगलवास नाम का ये एक तपस्वी होते थे, तपस्वी की तरह ही मतलब रहते थे आजीवक जो लोग होते थे, और ये ईश्वर और कर्मकांड, पुनर्जन्म, आत्मा इनको ही मानते नहीं थे, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक प्रकार से नास्तिक होते थे, ठीक है। तो इनका अपना खुद का ही धर्म था। इसने, ये एक ज्योतिषी था, बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था। इसने उद्घोषणा कर दी थी रानी के बारे में पहले ही, इसकी सुभद्रांगी के लिए, कि इसको ना 2 पुत्र होंगे, जिनमें एक जो पुत्र होगा वो अपने जो उसके कुछ जो कुल भाई है उसके, उनकी वो हत्या कर देगा। तब इसी तरह कालांतर में सुभद्रांगी को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पहला जो पुत्र हुआ उसका नाम इसने रखा अशोक। अशोक का अर्थ यह था कि उस समय यह शोक से, मतलब शोक से ग्रस्त नहीं थी ये, ठीक है। शोक से उबर गई थी ये, पहले शोक में थी, उससे बाद में ही शोक से बाहर आ गई थी। तब उसका नाम इसने अशोक, यानी कि शोक से रहित, तो इसने अशोक उसका नाम दिया। दूसरा एक और इसको पुत्र हुआ, दूसरा उसका नाम रखा इसने वित्तशोक, ठीक है, वित्ताशोक दूसरा। तो उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी उसके बारे में यही बताया था कि एक आपका पुत्र एक विद्वान होगा, दूसरा इस संपूर्ण आर्यव्रत पर वो शासन करेगा और अपने भाइयों की हत्या करके। तब ऐसे ही अशोक जो जन्मे थे उनकी जो त्वचा थी वो खुरदुरी थी काफी, और थोड़ा सांवला रंग था, तो बिंदुसार उससे ईर्ष्या करते थे। तब बिंदुसार को ख्याल आया कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। तो उन्होंने राज्य में ये घोषणा कर दी, और पिंगलवास को उन्होंने कहा कि मेरे उत्तराधिकारी की, जो योग्य उत्तराधिकारी हो उसकी आप तलाश करें। उस समय अशोक जो था वो उज्जैनी और तक्षशिला का ही राज्यपाल हुआ करता था, गवर्नर था। तो सभी पुत्र तो, मतलब उसने एक परीक्षा लेनी चाहिए, किसने? बिंदुसार ने। सबको उसने युद्ध क्षेत्र में भेज दिया, सबको अपना कौशल दिखाने के लिए। केवल एक पुत्र नहीं गया, 100 पुत्रों में से 99 पुत्र चले गए, केवल एक को छोड़ के, वो था अशोक। तब पिंगलवास को आश्चर्य हुआ और वह उसको पहचान गया। अशोक इसलिए नहीं गया क्योंकि उसे पता था कि बिंदुसार उससे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं। फिर भी पिंगलवास ने सुभद्रांगी को ये संकेत दे दिया था कि आगे चलकर आपका पुत्र ही राजा बनेगा। ऐसा ही हुआ भी। उसने अपने सभी 99 भाइयों का कत्ल कर दिया था। अशोक ने, बहुत ही क्रूर था ये उस समय और निर्दयी था। राज्य प्राप्त करने के लिए इसने अपने 99 भाइयों को मार डाला और खुद फिर ये गद्दी पर बैठ गया। उसके बाद जब इसके राज्यारोहण के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में एक प्रसिद्ध घटना हुई थी। 261 ईसा पूर्व में ना हुआ था, एक क्या हुआ था? कलिंग का युद्ध। क्या हुआ था भाई? एक युद्ध हुआ था भाई, कलिंग का युद्ध। ये बहुत ही प्रसिद्ध है, क्वेश्चन आ जाता है। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? तो आप बताएंगे 261 ईसा पूर्व।
किन किन के बीच हुआ था भाई? तो ये और अशोक व खारवेल। उस समय वहां का जो राजा था वो था खारवेल का। कि कहाँ का? कलिंग का। कलिंग कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है भाई, कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। क्योंकि अशोक ही एकमात्र ऐसा था, या उससे पहले अगर चंद्रगुप्त की बात की जाए तो चंद्रगुप्त एक ऐसा राजा था कि उसने ना मौर्य साम्राज्य था उसको फैलाया था। कहां से? मगध से लेकर, मगध से पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम के सौराष्ट्र तक, और उत्तर में ये कश्मीर तक भी गया था भाई। क्योंकि कश्मीर में जो एक ग्रंथ है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी, उसमें इसका उल्लेख है। राजतरंगिणी, ये एक कश्मीर का इसके बारे में इतिहास लिखा है। और ये किसकी पुस्तक है? ये किसने लिखी है? कल्हड़ ने। इसमें बताया गया है कि जिसने कश्मीर पर भी शासन किया था, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। और ये फिर पश्चिम उत्तर भारत तक पहुंच गया था, मैंने आपको बताया, पूर्वी अफगानिस्तान तक। और दक्षिण की बात की जाए तो इसमें दक्कन का भाग भी थोड़ा शामिल था। दक्कन का पठार भी था। ठीक है। तो दक्कन का जो भाग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं वैसे? दक्कन के भाग के अंतर्गत आप बता सकते हैं दक्कन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं भाई? दक्कन में ना देखो, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है भाई, केरला, केरल भी आता है, संपूर्ण उड़ीसा आता है इसमें, बिहार, बंगाल के भी कुछ क्षेत्र, और आंशिक तौर पर थोड़ा सा जो भाग आता है वो आता है मध्य प्रदेश का, और थोड़ा सा जो भाग है वो है कर्नाटक का। तो कुल मिला के तो संपूर्ण भारत पे इसका कब्जा हो गया था। ठीक है ना। केवल कुछ ही राज्य बचे थे जिसको हम कह सकते हैं, चाहे तो उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत बचा होगा या बची होगी दिल्ली। ठीक है। लेकिन बाकी जो समस्त भारत था उस पर मौर्य वंश का शासन स्थापित हो गया था। अब बात करते हैं हम किसकी? अशोक की बात कर रही थी भाई। तो फिर इसने कलिंग का जो युद्ध हुआ था, भयंकर नरसंहार उसमें हुआ था। खुद अशोक ये बताता है कि लगभग 1 लाख मौतें उसमें हुई थी। चारों तरफ नरसंहार था, हाहाकार मचा हुआ था। वही अगर तुलने की बात की जाए, इतिहासकारों की बात की जाए, तो उसमें 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 1 लाख तो खुद अशोक बताता है। उसके बाद भयंकर नरसंहार देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध धर्म इसने अपना लिया। ठीक है। क्योंकि उससे पहले जो उसके पिता थे वो आजीविक धर्म के, आजीविक संप्रदाय के क्या थे? अनुयायी थे वे। उसके बाद फिर अशोक भी होगा, लेकिन उसको फिर बाद में बौद्ध धर्म उसने अपना लिया। और बौद्ध धर्म में उसको दीक्षा किसने दी थी भाई? उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षुक हुआ था, उपगुप्त। उपगुप्त ने इसको बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी अशोक को। तत्पश्चात इसने भेरी घोष का त्याग करके धम्म घोष को अपनाया था। ठीक है। धम्म घोष को उसने अपनाया था। तो ये हुआ था अशोक के समय। चलिए भाई, तो इसका आंसर क्या होगा? तिष्यरक्षिता। चलो आगे बढ़ते हैं। किस शिलालेख किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? बुद्ध शाक्य कहा है।
गुर्जरा, मास्की, नेटूर भी है उद्गोलम। किस शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। गुर्जरा, मास्की, नेटूर और उद्गोलम। अच्छा, ये ना चारों जो अभिलेख है अशोक के, गुर्जरा, मास्की, नेटूर, उद्गोलम, इसमें अशोक का नाम अशोकवर्धन दिया जाता है। ठीक है, अशोक मिलता है। तो इसका जो जो अभिलेख जो था ना, ये जिसमें इसको बुद्ध शाक्य कहा गया है, वो कौन सा था भाई? मास्की अभिलेख। ये ओडिशा से प्राप्त इसको हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन काफी रह गए हैं। 15 क्वेश्चन है भाई। किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ का पता लगाया? ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ये आ भी चुका है, इसको आप लिख सकते हो। जेम्स प्रिंसेप, बी टी फैंडलर, सी कलन, डी उपगुप्त। ये बोल रहा है भाई, किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ लेख का पता लगाया? तो बताइए, आपके पास ऑप्शन है कौन कौन से। सबसे पहला है जेम्स प्रिंसेप, टी फैंडलर, कलन और उपगुप्त। तो बताइए भाई, कौन था वो? किसने सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ का पता लगाया? जेम्स प्रिंसेप, टी फैंडलर, कल्हण या उपगुप्त? जेम्स प्रिंसेप की अगर बात की जाए, जेम्स प्रिंसेप, इसने 1837 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। वही अभिलेखों का अध्ययन किया था उसने। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। कब? इसने 1837 में अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। सर्वप्रथम इसने पढ़ा था, क्योंकि अशोक की जो भाषा थी वो तो थी प्राकृत, लेकिन जो उसकी लिपि थी, दो लिपि में वो अपने अभिलेख लिखता था। कौन कौन सी? ब्राह्मी लिपि और दूसरी थी खरोष्टी। ठीक है, तो उसने इसकी लिपियों को पढ़ा था। किसने? जेम्स प्रिंसेप ने। लेकिन क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम अशोक के स्तंभ का पता किसने लगाया? स्तंभ का पता। ठीक है, यानी कि अशोक जो था ना, अशोक एक ऐसा राज्य था और राजा था, इसने सर्वप्रथम स्तंभ लेख, गुहालेख, लघु स्तंभ लेख, शिलालेख, ठीक है, उस पे ये अपने अभिलेखों को लिखवाता था। ठीक है भाई, अगर बात की जाए कलिंग युद्ध का जो वर्णन था वो किस अभिलेख में है? वो उसके 13वें अभिलेख में है। बात की जाए अशोक का सबसे बड़ा जो शिलालेख है, सबसे बड़ा वो कौन सा है? वो है 7वां शिलालेख, जो ये जयपुर से प्राप्त हुआ था। ठीक है, कहां से? जयपुर से प्राप्त हुआ था। और स्तंभ लेखों में अगर कुछ बात की जाए तो एक था इसका दिल्ली टोपरा का अभिलेख, जो सबसे महत्वपूर्ण है, दिल्ली टोपरा। ठीक है भाई, ये सहारनपुर के खिजराबाद में पड़ता था वहां पर। और ये फिर तुगलक वंश का जो राजा था फिरोज शाह तुगलक, उसके द्वारा ये फिर दिल्ली लाया गया था। सबसे पहले कहां पर था? सहारनपुर के खिजराबाद में। ठीक है, एक इसका मेरठ था, मेरठ से उसको
उठवा के इसने फिर वो दिल्ली पहुंचा दिया था। ठीक है, वैसे तो इसके बहुत सारे थे, शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख थे, यानी कि जो उसने गुफा में उसको लिखवाया था। तो इसका जो सही आंसर है ना वो है टी फैंतलर। टी फैंतलर ने 1750 में इसके स्तंभलेखों का पता लगाया। कल्हण, कल्हण एक कवि था, इसने राजतरंगिणी लिखा था, एक लेखक था, सॉरी, राजतरंगिणी। ठीक है, एक रचयिता था, इसने राजतरंगिणी की रचना की थी। उपगुप्त एक बौद्ध भिक्षुक था, मैंने आपको बताया, उसने अशोक को बौद्ध धर्म में इसको दीक्षा दी थी। चलिए, एक क्वेश्चन है भाई, अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों में किन के लिए गुफा दान में की दी गई? तो ये ना आप लिख लेना, आजीविक संप्रदाय के साधुओं के लिए, कारुवाके के लिए, प्रजा के लिए, गौतम बुद्ध के लिए। तो इसने ना, मैंने आपको पहले बताया था ही, इसने आजीविक संप्रदायों के जो साधु थे उनके लिए इसने बराबर की पहाड़ियों में, ठीक है, एक गुफा का निर्माण करवाया था आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम, क्योंकि वीडियो ना थोड़ी काफी बड़ी हो जाएगी, मैं इसलिए नहीं लिख रहा इसको। निम्न निम्न में से किस जगह से प्राप्त अरामाइक लिपि, अरामाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख नहीं है? तक्षशिला, शेरकुना, लद्दामान, डी है शाहबाजगढ़ी। क्वेश्चन है, निम्न में से किस जगह से प्राप्त अरामाइक लिपि में लिखा गया अभिलेख नहीं है? तक्षशिला, शेरकुना, लद्दामान या शाहबाजगढ़ी? तो देखिए दोस्तों, तक्षशिला ये भी अरामाइक लिपि में लिखा गया है, और शेरकुना की अगर बात की जाए तो ये ना द्विभाषी है इसका, यानी कि दो भाषाओं में है। एक तो ये यूनानी में लिखा हुआ है और दूसरा ये अरामाइक में। ठीक है, लद्दामान भी इसी में ही है, लेकिन इसमें से जो शाहबाजगढ़ी है ये है भाई इसका खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी लिपि में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शाहबाजगढ़ी। केवल एक ही अभिलेख है जो इसका अरामाइक लिपि में नहीं है। चलो भाई, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस अभिलेख से है? मैंने बता दिया आपको, 13वां अभिलेख से था। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शासनकाल में, शासन काल में कौन सा अधिकारी, कौन सा अधिकारी सड़कों की देखभाल करता था, सड़कों की देखभाल करता था?
आपके ऑप्शन है शीताध्यक्ष, एग्रोनोमोई, रज्जुक, दूसरा है भाई लक्षणाध्यक्ष। तो बताओ भाई, अशोक के शासनकाल में ना कौन सा अधिकारी था जो सड़कों की देखभाल करता था? शीताध्यक्ष, एग्रोनोमोई, रज्जुक या लक्षणाध्यक्ष? शीताध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये था कृषि विभाग का अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों है? क्योंकि ये एक बार यूपी पीसीएस में आ चुका है। ठीक है, तो ये शीताध्यक्ष जो था वो था भाई, ये होता है कृषि विभाग का अध्यक्ष। वहीं रज्जुक की अगर बात की जाए तो ये दंडपाल होता है। ठीक है, दंडपाल। और पुलिस और गुप्तचर विभाग में से एक अधिकारी ये होता है। तो उसके बाद बात की जाए लक्षणाध्यक्ष की, तो लक्षणाध्यक्ष जो होता है, तो भाई शीताध्यक्ष जो होता था वो कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। दूसरी बात, अगर लक्षणाध्यक्ष की बात की जाए, लक्षणाध्यक्ष मुद्रा विभाग का ये अध्यक्ष होता था। मुद्रा विभाग का ये अध्यक्ष होता था। ठीक है, तो एग्रोनोमी जो होता था ये कौन था? ये सड़कों की देखभाल क्या करता था, यानी कि पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत, जैसे हमारे अब की कार्यप्रणाली में है कौन, पीडब्ल्यूडी वाले, ऐसे ये कौन था? एग्रोनोमी होता था, यानी कि जो ये सड़कों की देखभाल किया करता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है भाई, और ये लास्ट है। मौर्य काल में, मौर्य काल में मुद्रा विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? अध्यक्ष होता था, ए ऑप्शन है मुद्राध्यक्ष, बी शीताध्यक्ष, सी है आपका लक्षणाध्यक्ष। ठीक है भाई, और सी है शुल्क, डी है आपका शुल्का अध्यक्ष, शुल्काध्यक्ष। तो मौर्य काल में मुद्रा विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? मैंने अभी बताया था मुद्राध्यक्ष। ये जो बात की जाए, मुद्राध्यक्ष जो होता था ये पासपोर्ट विभाग का अधिकारी होता था भाई। किसका? पासपोर्ट विभाग का ये अध्यक्ष होता था, पासपोर्ट विभाग का। शीताध्यक्ष मैंने बताया इसके पास कृषि विभाग होता था। ठीक है, ये कृषि विभाग का अध्यक्ष था। लक्षणाध्यक्ष ये आपका मुद्रा विभाग का अध्यक्ष, ये है वो मुद्रा विभाग का अध्यक्ष, लक्षणा अध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये होता था व्यापारिक, जो कर होते थे ना, ये उसका अध्यक्ष था, व्यापारिक कर अध्यक्ष। ठीक है, ये होता था व्यापारिक करों का अध्यक्ष। तो कुल मिलाकर दोस्तों, एक शॉर्ट फॉर्म में ये थी मौर्य साम्राज्य व्यवस्था। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं ना, तो हमें थोड़ी मतलब एक आशा नजर आती है, और अब अलग ही प्रकार से प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है आगे और अच्छी अच्छी इसी तरह से क्लास को हम फिर उसको बनाते हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।